Now the topic today I have taken the figure of speech. Now what is the figure of speech? Figure of speech are the group of the words which add special effects in the text. The first figure of speech is simile. In simile, there are the two things which are compared to each other. Okay, we are comparing two things in the simile. दो चीज़ों को इसमें कंपेयर किया जाता है. और जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा एक सेंटेंस है, लाइफ इज लाइक बेड ऑफ रोजेस. ओके, हियर यहाँ पे लाइफ को कंपेयर किया जा रहा है बेड ऑफ रोजेस के साथ. जिंदगी फूलों के बिस्तर की तरह है. नेक्स्ट सेंटेंस देखो, शी सिंग्स लाइक एन एंजल. वो गाना गाती है जैसे एक एंजल गाती है. तो यहाँ पर उसकी सिंगिंग को कंपेयर किया गया है एंजल की वॉइस के साथ. तो यहाँ पर भी आप देखिए दो चीज़ों को कंपैरिजन किया गया है. इसी तरीके से ही इज एज ब्यूटिफुल एज मून. वो शी इज एज ब्यूटिफुल एज मून. उसकी खूबसूरती मतलब वो चांद की तरह सुंदर है. दैट मीन्स टू थिंग्स आर कंपेयर. तो whenever there are two qualities of two things are compared to each other, then the figure of speech is simile. And there's a trick in order to find whether the figure of speech is simile or not. There's generally a word like and as are used in the sentence. If you find like and as in the sentence, then the figure of speech is the simile. Okay? Now the next one. Now the next figure of speech is metaphor. In metaphor, there are also two things, and it is said that one thing is just the same of the other. मतलब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं और दूसरी चीज़ को कह दिया जाता है और पहली चीज़ को कह दिया जाता है कि दोनों एक ही हैं. कंपैरिजन नहीं होता, उसकी तुलना नहीं होती. जैसे मान लीजिए आपका एग्जाम्पल है, लाइफ इज बेड ऑफ रोजेस. जिंदगी फूलों की सेज है. ये नहीं कहा जा रहा है कि जिंदगी फूलों की सेज की तरह है. सिमिली में हमने कंपेयर किया था, बट मेटाफोर में उसको उसके ऊपर आरोपित कर देते हैं, यानी उसको बता देते कि वो चीज़ वही है. जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, स्नो इज अ वाइट ब्लैंकेट. बर्फ एक सफ़ेद रंग की चादर है. ये नहीं कहा गया कि बर्फ सफेद रंग की चादर की तरह है. नाउ ही इज अ शाइनिंग स्टार. वो एक चमकता हुआ तारा है. दैट मीन्स वो जो बंदा है वो तारा ही है, वो चमकता हुआ तारा ही है. यानी इसमें भी दो चीज़ें होती हैं और कह दिया जाता है कि जो पहली चीज़ है वो दूसरी चीज़ की तरह ही है. तो ये मेटाफोर है. इसमें भी दो चीज़ें होती हैं, बट दे आर जस्ट लाइक द सेम. दे आर नॉट कंपेरेबल टू ईच अदर. यहाँ पर सिमली की तरह ना लाइक लिखा होता है ना एज लिखा होता है. क्लियर? जस्ट नोट इट डाउन. नाउ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज personification. Now what is personification? When something which is not a human being is said to be is behaving just like a human being. मतलब अगर जैसे सेंटेंस में कुछ चीज़ लिखी हुई है और वो एक नॉन लिविंग थिंग है, उसमें जान नहीं है, वो इंसान नहीं है, और उस सेंटेंस में उसका कुछ भी ऐसा बिहेवियर लिखा गया है जो बिहेवियर इंसानों के अंदर पाया जाता है, यानी नॉन लिविंग थिंग को हम इंसान बनाते हैं. तो ऐसे जहाँ पे टेक्स्ट में सेंटेंस हो, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो, वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होती है. नाउ ऑब्जर्व द सेंटेंसेस. फर्स्ट एग्जाम्पल, लाइटनिंग डांस्ड अक्रॉस द स्काई. लाइटनिंग माने बिजली. डांस अक्रॉस द स्काई. बिजली डांस कर रही है, नाच रही है आसमान में. तो नाच कौन रहा है? बिजली. और बिजली तो एक नॉन लिविंग थिंग है, लिविंग थिंग तो है नहीं, लेकिन वो डांस कर रही है और डांस इंसान करता है. तो दैट्स वाई lightning, the personification of lightning is done over here. Okay, now see the next example. Death lays his icy hands. मौत ने अपने ठंडे हाथ रख दिए. death means that was the non living thing. Okay, और उसने अपने ठंडे हाथ रखे.
and the hands are found in the human beings which we move. Okay, so this is also the personification, because here the hand is given which is term for the human beings. Now, moon played hide and seek with the clouds. चांद खेल रहा है लुका छिपी का गेम बादलों के साथ. तो चांद खेल रहा है, that means moon is playing. Moon, it is a non-living thing. It is the satellite in the universe which is non-living, but he is playing, and playing is the behavior of human beings. So all the things जिसमें की जान नहीं है, जो इंसान नहीं है, they are non-living things and they show their behavior of human beings is the personification. Okay, just next figure of a speech. Next figure of a speech is onomatopoeia. This figure of a speech indicates the sound. Generally in the sentences, when there is sound, then the figure of a speech there is onomatopoeia. For example, just see the sentence. Listen to the pitter-patter of the raindrops. Here the words pitter-patter, they indicates the type of the sound. So the figure of a speech in this sentence is the onomatopoeia. You can also observe the next sentence. Lightning crackles and thunder rumbles. Here the words crackles and rumbles, they also indicates the sounds. Now similarly, the another type of the sentence you can observe. Snake slithers among the leaves. Here the word slither. Slither is a type of the sound which is made by the snake. So here also the figure of a speech is the onomatopoeia. So overall मैं ये कह सकती हूँ कि जो भी सेंटेंस में अगर कहीं पे कोई साउंड होता है, जहाँ पे कहीं साउंड का पता चले हमें उस सेंटेंस के अंदर, दैट मीन्स वहाँ पे जो फिगर ऑफ स्पीच है बेटा वो है ओनोमेटोपोइया. ओके, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच इज oxymoron. Oxymoron means there are two contradictory facts. That means there are two texts which are opposite to each other. Okay? For example, see the first example. The comedian was seriously funny. That means the man was seriously funny. Where are the two words? Seriously and funny. And both are opposites to each other. So in this sentence, we have the figure of speech oxymoron. Now observe the second sentence also. She is pretty ugly. Pretty and ugly both are opposites to each other. So there is also the oxymoron is figure of speech. Now see the last one. Parting is such sweet sorrow. Sweet sorrow, they are also opposite to each other. So the sentence in which there are two opposite words which have different meaning to each other, in that type of sentences we have the figure of a speech termed as oxymoron. And the trick for the oxymoron that it starts from O and opposite it also starts from O. So it's very easy to remember oxymoron figure of a speech. Now the last one figure of a speech is the epistrophe. In epistrophe figure of a speech, something is saying to the person, something is addressing to the pupil, to the person who is not present there. Then the figure of a speech is the apostrophe. That means I want to say that there is a trick also in order to find out which figure of a speech is there. If there is a symbol of exclamatory sign or there is a comma in the sentence, then the figure of a speech is used as apostrophe. For example, in the sentence, "O holy night, stars are shining." That means here the pupil is addressing to the night and night is not present. Okay? "Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are." Here the stars are addressing by some person who is not present here. So in this way, these sentences contains commas and apostrophe. So this type of figure of speech is termed as apostrophe figure of speech. If you like this video, please share with your friends. Thank you.